गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र की जो चित्रात्मक प्रस्तुति है इसका हम लोग साइंस पार्ट देख रहे हैं और इसका समान विज्ञान में फिजिक्स कंप्लीट कर दिया गया है। अब इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान देखेंगे। ठीक है, तो रसायन विज्ञान से संबंधित जितने भी इसमें तथ्य दिए हैं वो देखेंगे। तो आप ये बुक किसी भी बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में पहले हम लोग देखेंगे परमाणु एटम क्या होता है। तो ये परिभाषा देख लीजिए, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जो होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। इसका आकार देखते हैं तो सबसे छोटा आकार जो होता है हाइड्रोजन का होता है। परमाणु का आकार सबसे छोटा हाइड्रोजन का होता है और ये 0.28 एंगस्ट्रम त्रिज्या इसकी होती है। अन्य परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 0.7 एंगस्ट्रम से 2.5 एंगस्ट्रम होती है। भार देखिए, सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है, 1.008 AMU हाइड्रोजन का भार है। अन्य परमाणु के भार जो होता है द्रव्यमान होता है 2 से लेके 260 AMU तक। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? 1H1 की खोज ये हाइड्रोजन का है। तो इसकी खोज करता है हेनरी कैवेंडिश, जो 1766 में इसकी खोज किया था। नामकरण जो किया था लवासिये ने किया था। इसका नामकरण लवासिये ने किया था। अब परमाणु की संरचना देखते हैं। मूल कणों से ये निर्मित होता है। इसमें दो तरह के होते हैं, अस्थाई मूल कण और अस्थाई मूल कण। तो अस्थाई मूल कण में कौन कौन आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अस्थाई मूल कण में पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, न्यूट्रिनो, ये सभी अस्थाई मूल कण हैं। अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है जे थॉमसन है। 1897 में इन्होंने खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है। विशेषता क्या है? ये ऋण आवेशित कण होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है ये। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में था। प्रोटॉन देखेंगे। प्रोटॉन नाभिक में रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कक्षा में चक्कर लगाता है। खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के खोजकर्ता है गोल्डस्टीन है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी इसे 1920 में इससे संबंधित हैं। कुछ किताबों में खोजकर्ता गोल्डस्टीन को माना गया है और लेकिन स्पष्ट जानकारी रदरफोर्ड ने दी थी, तो इसलिए इन दोनों का नाम यहाँ पे है। द्रव्यमान देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के बराबर इसका द्रव्यमान होता है। विशेषता क्या है इसकी? धन आवेशित कण होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ये। और प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो प्लस में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। और द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। अब हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। ये भी नाभिक में ही रहता है। इसके खोजकर्ता जेम्स चैडविक है, 1932 में इन्होंने खोजा था। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि विद्युत उदासीन कण होता है, न्यूट्रल होता है ये। द्रव्यमान इसका कितना होता है? ये इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के बराबर या प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। अब इनकी स्थिति देख लीजिए। परमाणु संरचना में ये यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं, P+N होता है नाभिक के अंदर, और ये सब जो है ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये परमाणु कक्ष है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है।
अब परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर, इसका प्रतीक Z होता है। परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। ठीक है, विशेषताएं क्या है? प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक स्थिर होता है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण। हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। द्रव्यमान संख्या क्या है? मास नंबर, इसका प्रतीक A हो जाता है। द्रव्यमान संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, P+N है, ये द्रव्यमान संख्या है। विशेषताएं क्या है इसकी? किसी तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना संभव है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु भार, एटॉमिक मास। अब देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसकी परिभाषा है ऐसे आयन और परमाणु जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, वो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होता है इनका। उदाहरण देख लीजिए, Na+, Mg++, F-, O-, एवं Na, प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन है। इन सब में प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट आते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स क्या है? समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु जो होते हैं ये समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, हाइड्रोजन 1H2 है ड्यूटेरियम को कहा जाता है, और हाइड्रोजन 1H3 ट्राइटियम को कहा जाता है। ऑक्सीजन O816 है, ये ऑक्सीजन O817 है और ऑक्सीजन O818 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं संभारिक आइसोबार क्या है? तो इसकी परिभाषा है समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले जो परमाणु होते हैं वो आइसोटोप होते हैं। ठीक है, आइसोबार। ठीक है, संभारिक होते हैं। संभारिकों के नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग समान होता है किंतु प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे 1H3 है और 2H3 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो समान होंगे लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या अलग होगी। ठीक है, आगे अब देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक देखते हैं आइसोटोन्स। ये क्या है? भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, सिलिकॉन में 14 और 30 है, P1531 है, S1632 है और इसमें H जो है 13 है, हीलियम जो है He24 है, कार्बन में 613 है और नाइट्रोजन में 714 है। तो इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या इसमें इन सभी में आप इनमें से घटा के देख लीजिए बराबर होगी। 30 में 14 जब घटाएंगे तो 16 आएगा और 31 में 14 घटाएंगे तो भी 16 ही आएगा। तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या जो आएगी वो समान होगी। रेडियो एक्टिविटी देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी किरणें कौन कौन होती है? अल्फा, बीटा और गामा। परिभाषा क्या है इसकी? यूरेनियम, थोरियम एवं रेडियम आदि पदार्थों द्वारा स्वतः भेदी किरणें उत्सर्जित करने का ये गुण होता है। ठीक है, यूरेनियम, थोरियम एवं रेडियम आदि पदार्थों द्वारा स्वतः भेदी किरणें जो होती हैं उत्सर्जित करने का जो गुण होता है वो रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। रेडियो एक्टिव विघटन जो है नाभिकीय प्रक्रिया न होकर रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए वो इसमें ये जो रेडियो एक्टिव विघटन है नाभिकीय प्रक्रिया है न कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, नाभिकीय प्रक्रिया है न कि रासायनिक प्रक्रिया। और ये भारी नाभिकों परमाणु क्रमांक 83 से आगे में पाए जाने वाला गुण है। ठीक है, ये नाभिकीय प्रक्रिया। खोज किसने करा था? सर्वप्रथम बैक्यूरेल ने द्वारा यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की
खोज की गई थी। किसके द्वारा? बैकुरेल के द्वारा, यूरेनियम में। मैरी क्यूरी द्वारा थोरियम में रेडियो एक्टिविटा की खोज करी गई थी, मैरी क्यूरी। और उनके पति पियरे क्यूरी द्वारा रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज की गई थी। और मैरी क्यूरी द्वारा वर्ष 1902 में यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंड U3O8 से यूरेनियम से 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की गई थी। इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वर्तमान शताब्दी में खोजे गए नवीन रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन है? ये है रेडॉन, प्रोटो एक्टिनियम, एक्टिनियम और फ्रांसियम। इनका ये संकेत है, Rn है रेडॉन का, प्रोटो एक्टिनियम का Pa है, एक्टिनियम का Ac है और फ्रांसियम का Fr है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं। अब हम लोग अल्फा किरणों की विशेषता देखेंगे। ठीक है, अल्फा किरणें। तो सबसे पहले अल्फा किरणें, इसकी भेदन क्षमता देखते हैं। भेदन क्षमता इसकी 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर का भेद सकती है। ये इसमें आयनीकरण क्षमता होता है, बीटा किरणों से 100 गुना ज़्यादा होता है और गामा किरणों से 10,000 गुना होता है इसका। ठीक है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र में भी इसका विक्षेपण होता है। प्रकृति कैसा होता है? तो ये धन आवेशित होता है, प्लस चार्ज होता है इस पर। और द्रव्यमान है इसका 4AMU। ठीक है, प्रतीक के क्या है? तो He, ये अल्फा का प्रतीक है, ये है। और He24 है, या फिर इसको हम लोग अल्फा 24 लिखते हैं। ठीक है, वेग क्या है इसका? प्रकाश के वेग का 1/10 होता है ये इसका वेग। फोटोग्राफी प्लेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये प्लेट को काला कर देता है। अब बीटा कण के बारे में देखते हैं। बीटा रेज जो होती हैं इसकी प्रकृति ऋणावेशित होती है। ये ऋणावेशित कणों से निर्मित होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है 0.000548 AMU होता है। और प्रतीक इसको ऐसे लिखते हैं, 01 बीटा और 10 E, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका प्रभाव अल्फा किरणों की अपेक्षा प्लेट को कम काला करती है। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव देखिए, तो विद्युत क्षेत्र में ये धन आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होती है और चुंबकीय क्षेत्र में भी इसका विक्षेपण होता है। आयनीकरण क्षमता क्या है? अल्फा किरणों से 100 गुना ये अधिक होती है। ठीक है, तो आयनीकरण अल्फा किरणों से 100 गुना ये अधिक होता है। भेदन क्षमता क्या है? कि 0.02 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेदन ये कर सकती है। अब हम लोग देखेंगे गामा किरणें के बारे में। इसकी प्रकृति क्या है? तो ये विद्युत उदासीन होता है। तरंगदैर्घ्य जिसका लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होता है। वेग क्या होता है? लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका प्रभाव क्या होता है? तो ये अल्फा एवं बीटा किरणों की अपेक्षा प्लेट को सबसे कम काला करती है। और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव, तो इस पे कोई प्रभाव, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों पर कोई प्रभाव ये नहीं करता। आयनीकरण क्षमता जो है इसकी अल्फा किरणों से 1/10,000 गुना अधिक है और बीटा किरणों से 1/100 गुना अधिक है। भेदन क्षमता 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती है ये। ठीक है, इसकी भेदन है। अब परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण देख लीजिए। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में कक्षा को भरने का जो क्रम है नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइकर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक हैं अंटोइन हेनरी बैकुरेल। 1896 में इन्होंने आविष्कार किया था। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन तथा विलयन। तो भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। परिभाषा देख लीजिए। ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें उत्क्रमण संभव है। उदाहरण क्या है इसका? बर्फ को गर्म किया जाना, जल को गर्म करना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अस्थायी परिवर्तन में पदार्थ परिवर्तित नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन।
तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें एक नया पदार्थ बनता है, पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो परिवर्तन होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है ये। अस्थायी परिवर्तन इसमें होता है। उदाहरण क्या है, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही जमना, भोजन पकना, ये सब विलयन की परिभाषा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विलयन की परिभाषा, फिर उसके घटक और फिर विलयता क्या होता है, प्रकार, इसके प्रकार देखेंगे। तो विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है और इसके घटक होते हैं विलायक और विलय। तो विलायक क्या होता है, विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। और विलय क्या होता है, विलयन में विलीन पदार्थ को विलय कहते हैं। ठीक है। विलयता क्या होता है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। और विलयता जो होता है विलयन के ताप, विलय तथा विलायक की प्रकृति एवं विलय के कणों के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब हम लोग प्रकार देखते हैं। तो ये संतृप्त विलयन होता है, असंतृप्त विलयन होता है, अति संतृप्त विलयन होता है, तनु विलयन होता है और सांद्र विलयन होता है। इनको देख लेते हैं। तो संतृप्त विलयन क्या है, ऐसी अवस्था जब विलयन में विलय घुलना बंद हो जाता है, ये संतृप्त विलयन है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और असंतृप्त अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन जो है विलयन में विलय की और अधिक मात्रा घोला जा सके, ये असंतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक और संतृप्त विलयन की मात्रा कम होती है, उसे अति संतृप्त विलयन कहे जाते हैं। तनु विलयन क्या है, तो तनु विलयन जो होता है विलयन में विलय की मात्रा कम होती है इसमें, और सांद्र विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है, ये सांद्र विलयन होता है। तो विलयन हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं परासरण। परासरण क्या होता है, इसमें हम लोग सबसे पहले अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में देखेंगे। ऐसी झिल्लियां जो केवल विलायक के गुणों को अपने में से होकर आर पार जाने देती हैं परंतु विलय के अणुओं को नहीं, तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। और ये है परासरण की परिभाषा, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं परासरण हो रहा है। अब हम लोग इधर देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। पास्चुराइजेशन किससे संबंधित है, दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। दुग्ध के अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना उदाहरण है किसका, संक्षारण का। अब हम लोग अकार्बनिक रसायन देखेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण है। आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विकास किसने किया था, दमित्री मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हेनरी मोजले के द्वारा किया गया है। ठीक है। और मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, तत्वों के जो गुण धर्म होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम है। और आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। और आवर्तिता नियम के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत संयोजन होता है। तो ये आवर्त सारणी के बारे में था। अब हम लोग आगे देखेंगे, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म उभयधर्मी होता है, बेसिक और एसिडिक दोनों। और भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, 46.80 है %। ठीक है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला रासायनिक तत्वों की संख्या लगभग 118 है। हीरे की खनिजीय बनावट है, कार्बन है। अब देखेंगे धातुएं खनिज अयस्क गुण धर्म और उसके उपयोग। तो तत्व क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तथा उन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों से तोड़ा नहीं जा सकता, वो तत्व एलिमेंट कहलाता है। इसका प्रमुख स्रोत भूपर्पटी है और प्रमुख प्रकार है धातु, अधातु, मेटल, नॉन मेटल्स और उपधातु। उपधातु में धातु प्लस अधातु दोनों होते हैं। अब देखते हैं हम लोग धातु में मेटल्स देखते हैं। तो भूपर्पटी से सर्वाधिक पाई जाने वाली जो धातु है वो एल्युमिनियम है।
ये धातु बोल रहा है, ठीक है। तो धातु कौन सी है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली? एल्युमिनियम है। प्रकृति में प्राप्ति जो होती है धातुओं की, मुक्त अवस्था में होती है और संयुक्त अवस्था में भी होती है। तो मुक्त अवस्था में तत्व के रूप में प्राप्त होता है। उदाहरण जैसे कम सक्रिय धातुएं जो किसी अन्य धातुओं से कम अभिक्रिया करती है, वो कम सक्रिय होता है, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और कुछ धातु ऐसी संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं जो यौगिक रूप में प्राप्त होती है। उदाहरण जो अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं वो, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सभी आदि। अब देखेंगे धातुओं की अपेक्षिक अभिक्रियाशीलता, ठीक है। तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इसको अब देखिए, इसको सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जस्ता है, एफी लोहा है, लेड है, कॉपर है, पारा है, चांदी है, और लास्ट में क्या है? स्वर्ण, गोल्ड है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है स्वर्ण है। अब धातुएं, इसमें खनिज और अयस्क दोनों होता है। तो खनिज क्या होता है? धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं वो खनिज कहे जाते हैं। और अयस्क क्या है? ऐसे खनिज जिनसे धातुएं निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है, वो अयस्क कहे जाते हैं, ठीक है। सोडियम खनिज अयस्क कौन कौन है ये देखेंगे। तो सोडियम है और इसके सोडियम के अयस्क हैं कौन कौन है? बोरेक्स है, इसका ये सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O होता है। ट्रोना है, Na3SCO3 होल ट्वाइस है, 2H2O है। ग्लोबराइट होता है, Na2CaSO4 होल ट्वाइस है, और रॉक साल्ट NaCl। क्रायोलाइट होता है Na3AlF6, और चिली सोडा होता है NaNO3। तो ये सोडियम खनिज के अयस्क था, ठीक है। अब देखते हैं पोटेशियम खनिज का अयस्क। पोटेशियम है, इसका अयस्क है सिल्वाइन KCl, सोनाइट K2MgSO4 होल ट्वाइस 6H2O, और कार्नेलाइट KCl MgCl2 इंटू 6H2O, या इसको Cl3H12 KMgO6 भी कहते हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम खनिज के अयस्क देखते हैं। मैग्नीशियम के एप्सोमाइट MgSO4 इंटू 7H2O, मैग्नेसाइट MgCO3, कीजेराइट MgSO4 इंटू H2O, डोलोमाइट MgCO3 CaCO3 होता है। कैल्शियम खनिज के अयस्क देखें। कैल्शियम का होता है जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, लाइमस्टोन का CaCO3, फ्लूor स्पार का CaF2, कैल्साइट का CaCO2 होता है, ठीक है। एल्युमिनियम के देखते हैं। एल्युमिनियम का डायस्पोर होता है, बॉक्साइड होता है, क्रायोलाइट होता है, कोरंडम होता है। डायस्पोर का Al2O3 इंटू H2O होता है, बॉक्साइड का Al2O3 इंटू 2H2O होता है, कोरंडम का Al2O3, क्रायोलाइट का Na3AlF6 होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कॉपर का अयस्क। कॉपर का अयस्क देखेंगे तो ये है कॉपर। कॉपर का एजुराइट है, कैल्कोसाइट है, मैलेकाइट है, क्यूप्राइट है। तो एजुराइट का क्या होता है? CO3 का होल ट्वाइस और इंटू OH का होल ट्वाइस, और कैल्कोसाइट का Cu2S होता है, क्यूप्राइट का Cu2O होता है, मैलेकाइट का CuCO3 इंटू OH का होल ट्वाइस। जिंक का जिंकाइट, जिंक ब्लेड, कैलामीन और फ्रैंकलिनाइट होता है। तो जिंकाइट का ZnO होता है, जिंक ब्लेंड का ZnS है, कैलामीन का ZnCO3 होता है, और फ्रैंकलिनाइट का ZnFe2O4 होता है। लेड का देखिए, ये सभी धातुओं के अयस्क हैं। लेड का है गैलेना, सीरूसाइट, मेटलोकाइट। तो गैलेना का है PbS, सीरूसाइट का PbCO3 है, और मेटलोकाइट का PbFCl है। मैग्नीज का देखिए, मैग्नीज का होता है मैग्नाइट, होसेमैग्नाइट और पाइरोलूसाइट। मैग्नाइट का MnO और इंटू OH होता है। हॉसमैनाइट का होता है Mn3O4, पाइरोलाइट का होता है MnO2। सिल्वर का देखते हैं। सिल्वर का होता है, सिल्वर का Ag होता है, और इसका अयस्क देख नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइट और केराजी राइट है। तो Ag होता है इसका नेटिव सिल्वर का Ag2S अर्जेंटाइट का, और केराजी राइट का AgCl होता है। फेरस का देख लेते हैं।
तो लोहे का मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, लाइमोनाइट होता है, सीडेराइट होता है और आयरन पायराइट होता है। तो मैग्नेटाइट का Fe3O4 हो जाएगा, हेमेटाइट का Fe2O3 और लाइमोनाइट का FeOH इंटू NH2O होता है, सीडेराइट का FeCO3, आयरन पायराइट का FeS2 होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टीन का अयस्क किसको कहते हैं? ये कैसीटेराइट को कहते हैं टीन का अयस्क। ठीक है, मरकरी का अयस्क सिनेबार होता है HgS। माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है। मोती का रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, और बैला डीला कहाँ प्रमुख खनन केंद्र किसका है? हेमेटाइट लौह अयस्क का ये है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है? इसकी परिभाषा, किसी धातु में अन्य धातु या कार्बन जैसी अधातुओं के मिश्रण से प्राप्त पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल हो गया, स्टील हो गया, गन मेटल हो गया, रांगा हो गया, कांसा हो गया, ये सभी। अब ये देख लेते हैं, अमलगम बनाने वाली धातु कौन होती है? पारा होती है। टांका या सोल्डर के अव्यय कौन से हैं? तो इसमें सीसा 68% होता है और टीन जो होता है 32% होता है। जिसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, वो कौन सा है? तो यह है हाइड्रोजन सल्फाइड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और गैल्वेनाइजेशन में प्रमुख धातु जस्ता होता है। अब देखेंगे प्रमुख मिश्र धातुएं और इसका उपयोग और कौन कौन से अव्यय इसमें मिलते हैं। पीतल में तांबा और जिंक होता है, ये बर्तन और सजावटी सामान के लिए उपयोगी होता है। स्टील में लोहा प्लस कार्बन होता है, भवन निर्माण के लिए उपयोगी है। स्टेनलेस स्टील में लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन होता है, बर्तन और खेल के सामान बनाने में उपयोग होता है। टांका जो है सोल्डर, ये सीसा प्लस टीन का होता है अवयव और ये दो जोड़ों के मध्य टांका लगाना में उपयोग होता है। कांसा तांबा प्लस टीन होता है, मूर्ति जहाज व सिक्कों का निर्माण करने में इसका उपयोग होता है। जर्मन सिल्वर में तांबा प्लस निकेल प्लस जिंक होता है, बर्तन व आभूषण में इसका उपयोग करते हैं। बेल मेटल में तांबा प्लस टीन होता है, घंटी का निर्माण करने में इसका उपयोग करते हैं। गन मेटल में टीन प्लस जिंक प्लस तांबा होता है, बेयरिंग स्टीम पाइप फिटिंग्स व हाइड्रोलिक बॉल बनाने में इसका उपयोग होता है। एल्निको एल्युमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट प्लस लौ होता है और शक्तिशाली अस्थायी चुंबकों का इसमें निर्माण करने में इसका उपयोग करते हैं। नाइक्रोम में निकेल प्लस क्रोमियम प्लस अल्प मात्रा में लोहा एवं मैग्नीज होता है जो तापीय अवयव का निर्माण करता है। ब्रिटेनिया मेटल में देखते हैं तो ये टीन होता है प्लस एंटीमनी प्लस तांबा होता है और विभिन्न बर्तनों का इसको निर्माण करने में होता है। अधातुएं अब देखते हैं, धातु देख लिया, अब अधातु देखेंगे। अधातु में सबसे पहले कार्बन और उसके भिन्न रूप देखते हैं। कार्बन क्या है? एक अधात्विक तत्व है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, सर्वाधिक यौगिकों वाला ये तत्व होता है। संयोजन इलेक्ट्रॉन 4 होता है और इलेक्ट्रॉनिक इसका विन्यास क्या होता है? 1s², 2s² और 2p² होता है। आबंध का प्रकार कैसा है? तो ये सहसंयोजी आबंध होता है। आवर्त सारणी में इसका समूह जो होता है 14 और आवर्त क्या है? 2 है। ठीक है, अब कार्बन के अपरूप के बारे में देखेंगे तो अपरूप की परिभाषा क्या है? कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर भिन्न भौतिक गुणों वाले कार्बन प्रतिरूप को कार्बन का अपरूप कहते हैं। उदाहरण कौन सा है? हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये सभी हैं। हीरा के बारे में देख लेते हैं तो हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, अत्यधिक अपवर्तनांक होता है। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। वजन बताने की जो यूनिट है वो कैरेट में है, 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। इसका उपयोग आभूषण, ड्रिलिंग और कांच काटने में किया जाता है। इसकी संरचना ऐसी त्रिआयामी होती है। ठीक है, त्रिआयामी होती है। अब हम लोग कोयले के प्रकार देखेंगे। कोयला लिग्नाइट होता है, सब बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 25 से 35% होती है। लिग्नाइट में सब बिटुमिनस में 35 से 45% होती है और बिटुमिनस में 45 से 85% होता है। एंथ्रासाइट में 85% से अधिक होता है। अब ग्रेफाइट देख लीजिए। ग्रेफाइट क्या होता है? उच्च गलनांक होता है, इसका मुलायम होता है, विद्युत एवं ताप का ये सुचालक होता है। इसका उपयोग करते हैं
परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में, पेंसिल में इसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में और स्नेहक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। इसका जो संरचना होता है वो षटकोणीय व्यू होता है, ये देख लीजिए। अब फुलरिन के बारे में देखते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? बकमिंस्टर फुलरिन है। अत्यधिक अस्थायी संरचना इसकी होती है। 20 खष्टभुजों तथा 12 पंचभुजों में ये निर्मित है। ठीक है। इसकी रासायनिक संरचना C60 है। अत्यधिक अभिक्रियाशील ये होता है। ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक देखते हैं। यौगिक है और गलनांक और क्वथनांक। एसिडिक एसिड CH3COOH होता है एसिडिक एसिड का फॉर्मूला, और ये इसका गलनांक होता है 290 केल्विन और क्वथनांक 391 के। क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, 209 के इसका गलनांक है और 334 के इसका क्वथनांक है। एथेनॉल C2H5OH होता है, 156 के इसका गलनांक है और क्वथनांक 351 के होता है। मीथेन CH4 होता है, 90 के गलनांक है इसका और 111 के क्वथनांक होता है। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? हीरे के अतिरिक्त कांच को खरोचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। शुष्क वर्ग CO2 ठोस CO2 को कहा जाता है। ऑक्सो कार्बन के संगठक है कार्बन व ऑक्सीजन। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन और उसके यौगिक। सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। पृथ्वी की सतह पर तीसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ये तत्व है। इसकी परमाणु संख्या 1 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है और पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.15% है। द्रव्यमान संख्या भी एक ही होता है और इसको प्रतीक इसका H होता है। ठीक है, जानते ही आप। हाइड्रोजन के समस्थानिक देख लीजिए, 3 होता है। प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है और ट्राइटियम होता है। प्रोटियम का प्रतीक है 1H1 या H कह लीजिए, और ये अस्थायी समस्थानिक होता है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है 0 होती है। ट्राइटियम में पहले ड्यूटीरियम देख लेते हैं, तो इसका प्रतीक होता है 1H2, D भी इसको बोलते हैं, और अस्थायी समस्थानिक होता है इसके खोजकर्ता यूरे ब्रिकबैड मर्फी हैं 1931 में। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 1 होती है। अब ट्राइटियम देखते हैं, इसका प्रतीक होता है 1H3, T से भी इंडिकेट करते हैं इसको, T से, और ये रेडियो एक्टिव होता है। खोजकर्ता इसके लोजियर, ब्लिकने और स्मिथ है। 1934 में खोज हुई थी। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 2 होता है। ठीक है। अब ड्यूटीरियम के बारे में देख लीजिए। ड्यूटीरियम जो होता है द्विपरमाणुक होता है। इसका गुण है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और जल में ये अविलय होता है। और इसकी विशेषताएं क्या है? शरीर हेतु ये हानिकारक होता है, पौधों को विकास को रोकता है, बीजों का अंकुरन ये रोक देता है। इस भारी जल के बारे में देख लीजिए। भारी जल किसे कहते हैं? ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, D2O। इसके खोज करता है यूरे वासवर्न 1935 में। इसका उपयोग किस में करते हैं? तो ये नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, और ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया ड्यूटेरियम के बारे में। जल 2 प्रकार के होते हैं, मृदु जल, कठोर जल। ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है, तो ये मृदु जल होता है। और कठोर जल कौन होता है? ऐसा जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग बनाता है, ये कठोर जल। कठोरता का कारण क्या है? तो इसके जल में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट तथा नाइट्रेट के आदि के इसमें लवण होते हैं, जिस वजह से ये कठोर हो जाता है। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बारे में देखेंगे। इसकी खोज किसने करी थी? तो खोजकर्ता इसके थिनार्ड हैं 1818 में। इसका सूत्र होता है H2O2। उपयोग क्या है? कीटनाशी के रूप में, प्रतिरोधी, घाव धोना, गरारे करना, कान साफ करना, इन सभी में। हाथी दांत, ऊन, रेशम, पंख व बाल आदि के विरंजन में, दूध एवं शराब आदि के परिरक्षण में, रॉकेट, जेट, पनडुब्बियों और टॉर्पीडो के नोदन में इसका उपयोग करते हैं। ईंधन एवं ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। गुण क्या है इसका? ये फीका नीला होता है, गाढ़ा द्रव है। जल, एल्कोहल एवं ईथर में ये विलय होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसके जो अपेक्षित घनत्व है वो 1.47 होता है। क्वथनांक जो होता है 150.2
2 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक इसका 0.43 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अभी ये देख लेते हैं परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन का संश्लेषण होता है, तो ये दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के द्वारा होता है। साधारण साबुन सोडियम लवण होता है, तो ये स्टीएक अम्ल होता है, C17H35COOH होता है, इसका सोडियम लवण होता है। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता देखें तो 11.11% होता है। हाइड्रोजन को जलाने से पानी मिलता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है भारी पानी है D2O। ठीक है, और समुद्री जल को शुद्ध कर जल में बदलने की वाली जो प्रक्रिया है वो उत्क्रम प्रासरण है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है निकेल प्रयुक्त होता है। ठीक है, निकेल। अब देखेंगे सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन व अक्रिय गैस। अक्रिय गैस है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। अक्रिय गैस क्या है? तो ऐसी गैस है जो समांतर रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करती हैं और ये आवर्त सारणी में समूह संख्या इसका 18 है। उदाहरण देख लीजिए, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, रेडॉन है, ये सभी हैं। अन्य नाम इसके क्या है? उत्कृष्ट गैस और दुर्लभ गैस इसको कहते हैं। प्रमुख अक्रिय गैसें देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हीलियम है। हीलियम का प्रतीक होता है He, परमाणु क्रमांक 2 होता है, समूह 18 में है ये, आवर्त इसका 1 होता है, ब्लॉक S ब्लॉक में है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s² होता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी विशेषताएं हैं, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के पश्चात दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये तत्व है हीलियम। ये अज्वलनशील होता है, रंगहीन होता है। हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस हीलियम है। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं गुब्बारों में भरने के लिए, गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयुक्त होता है। और इसको देख लेते हैं नियोन। इसका प्रतीक है Ne, परमाणु संख्या 18 है, समूह 18 में आता है और आवर्त सारणी जो है इसकी आवर्त जो है 2 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s², 2s², 2p6, 226 होता है इसका। ठीक है, विशेषताएं क्या है? ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और वायु से हल्का होता है। खोजकर्ता सर विलियम रामसे और मॉरिस W ट्रेवर्स ने इसकी खोज की थी 1898 में। ठीक है, उपयोग क्या है इसका? तो ये टेलीविज़न व प्लाज्मा ट्यूब में उपयोग होता है, नियोन लैंप में उपयोग होता है, एडवर्टाइजिंग साइन में इसका उपयोग किया जाता है और हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब में भी इसका उपयोग करते हैं, हाई वोल्टेज डिस्चार्ज में इसका उपयोग। अब सल्फर देखते हैं। सल्फर जो भू प्रॉपर्टी में मात्रा देखते हैं तो ये सल्फर का 0.03% से 0.1% होता है। सल्फर के खनिज कौन कौन है? तो ये सल्फेट खनिज है और सल्फाइड खनिज है। सल्फेट खनिज में कौन कौन आते हैं? जिप्सम आता है CaSO4 2H2O और एप्सम लवण आता है MgSO4 7H2O और बेराइट भी आता है BaSO4। ये सभी सल्फेट खनिज हैं। और सल्फाइड में देखिए गैलेना, PbS, यसद ब्लैंड में ZnS, कॉपर पाइराइट में CuFeS2 होता है। ये खनिज का प्राकृतिक स्रोत क्या है सल्फर का? तो ज्वालामुखियों में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। अंडे, प्रोटीन, लहसुन, प्याज, सरसों, बाल एवं ऊन में ये पाया जाता है, इसका प्राकृतिक स्रोत है। सल्फर के प्रमुख ऑक्सो अम्ल कौन कौन होते हैं? तो यह है सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O8 होता है, इसको मार्शल अम्ल भी कहते हैं। और पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2S2O7, ओलम भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये सल्फर के बारे में था। अब जिनॉन के बारे में देखेंगे। जिनॉन का जो प्रतीक है Xe है, परमाणु क्रमांक 54 होता है, समूह ये 18 का है, आवर्त कितना है? 5 है, P ब्लॉक में है। खोजकर्ता कौन किया था? विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स ने 1898 में। अन्य नाम इसका क्या है? स्ट्रेंजर गैस है। विशेषताएं हैं, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, वायु से भारी होता है। उपयोग है गैस डिस्चार्ज लैंप में, लेजर में, एनेस्थीसिया के रूप में, स्पोर्ट डोपिंग में और न्यूरोप्रोटेक्ट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, इसकी संरचना देखिए तो ये अष्टफलकीय
अणु होता है। इसकी विशेषताएं हैं, रंगहीन है, गंधहीन है एवं अज्वलनशील अकार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में। रडार एवं टॉर्बिडो में भी इसका उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। इसका अन्य नाम क्या है? विट्रियोल का तेल। विशेषताएं हैं, रंगहीन होता है, गाढ़ा तैलीय द्रव होता है, निम्न वाष्पशीलता होती है, प्रबल अम्लीय गुण होता है, जल के प्रति प्रबल बंधुता होता है। इसका उपयोग करते हैं पेट्रोलियम के शोधन में, अपमार्जक उद्योग में, उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट एवं सुपर फास्फेट के उत्पादन में, संचायक बैटरियों में, नाइट्रोसेलुलोज उत्पादनों के उत्पादन में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसकी विशेषताएं रंगहीन है, तीखी गंध होती है, इसमें जल में अत्यधिक विलय होता है और क्वथनांक इसका 263 के होता है। इसका उपयोग करते हैं शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में, ऊन तथा रेशम के विरंजन में, प्रतिक्लोर विसंक्रामक एवं परिरक्षक के रूप में, सल्फाइड अम्ल सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के उपयोग में के उत्पादन में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। समस्थानिक होते हैं N14 और N15। आवर्त क्या है? 2 है। ब्लॉक बी ब्लॉक में होता है, ग्रुप कौन सा है इसका? 15 है। विशेषताएं क्या है? ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और अविषैली गैस है। उपयोग क्या करते हैं इसका? अमोनिया तथा अन्य औद्योगिक रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। वायुयान के टायरों में भरने हेतु पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। प्रयोगशाला में इसका संश्लेषण तो अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया से होता है प्रयोगशाला में संश्लेषण। अब हम लोग देखेंगे हैलोजन। ठीक है, तो ये ग्रुप 17 के तत्व है हैलोजन और अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला में आता है। उदाहरण कौन सा है? इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन आता है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील हैलोजन जो है फ्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक ये तत्व भी है। भौतिक अवस्था में द्रव, ब्रोमीन जो है भौतिक अवस्था में द्रव के रूप में पाया जाता है, फ्लोरीन व क्लोरीन गैस के रूप में और आयोडीन जो है ठोस के रूप में। रंग युक्त होता है, फ्लोरीन है पीले रंग का होता है, क्लोरीन हरापन लिए हुए पीला होता है और ब्रोमीन जो होता है लाल होता है, आयोडीन बैगनी कलर में होता है। ठीक है, अमोनिया के बारे में देखते हैं। NH3 जो होता है अमोनिया, अन्य नाम इसका क्या है? नाइट्रोसिल एवं वैपरोल है। विशेषताएं हैं, तीखी गंध वाली गैस होती है, रंगहीन होता है, जल में अत्यधिक ये विलय होता है। इसका हिमांक 198.4 के होता है, क्वथनांक होता है 239.7 के। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? नाइट्रोजनी उर्वरकों में तथा अमोनियम नाइट्रेट में, यूरिया, अमोनिया, फास्फेट, अमोनियम सल्फेट के उत्पादन में और अश्रु गैस के उत्पादन में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अश्रु गैस देखेंगे, टीयर गैस। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने में। अश्रु गैस का प्रभाव क्या होता है? आंखों में जलन होती है और आंसू टपकना होता है। प्रमुख अश्रु गैसें देख लीजिए, एल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन है, C6H5CO CH2Cl, एक्रेलिन है, C3H4O, क्लोरोपिक्रीन है, CCl3NO2 है। अब नाइट्रोजन के अम्ल देखेंगे हम लोग। नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल, हाइपोनाइट्रस अम्ल है H2N2O2, नाइट्रस अम्ल HNO2 है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 है। नाइट्रिक अम्ल की विशेषता देख लीजिए, ये रंगहीन द्रव होता है, प्रबल अम्ल होता है। इसका उपयोग अमोनिया नाइट्रेट का निर्माण करने में, विस्फोटकों के निर्माण हेतु नाइट्रेटों का संश्लेषण करने में किया जाता है। अब क्लोरीन देखेंगे, इसकी परमाणु संख्या 17 है। खोज किसने किया था? कार्ल विल्हेम सीले ने 1774 में HCl पर MnO2 की अभिक्रिया द्वारा खोज किया गया था। इसका वायु से ये 2.5 गुना भारी होता है। नामकरण किसने किया था? ब्रिटिश वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी ने किया था इसका, हम्फ्री डेवी ने। ठीक है, उपयोग क्या है इसका? काष्ठ लुगदी के उत्पादन में, कपास तथा वस्त्रों के विरंजन में, सोने तथा प्लेटिनम के निष्कर्षण में, CHCl3 एवं DTT
आदि उत्पादों के उत्पादन में इसका उपयोग करते हैं, पेयजल को जीवाणु रहित करने में, और फॉस्जीन COCl2, अश्रु गैस CCl3 एवं मस्टर्ड गैस जैसी विषैली गैस के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। विविध में अब देख लेते हैं कीटभक्षी पौधे। ये कीटभक्षी पौधे हैं, इसके बारे में देखते हैं। अवस्थिति कहाँ? ऐसी भूमि में जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, जैसे दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर, इस सब जगह पे होता है। कीट भक्षण का कारण क्या है? इनको वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जिसकी प्राप्ति के लिए ये कीट भक्षण करते हैं, और ये कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। परीक्षा, अब ये महत्वपूर्ण तथ्य है। हास्य गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है शल्य क्रिया के समय, निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली जो गैसें हैं, नियोन और पारद वाष्प हैं। अश्रु गैस में प्रयुक्त होता है अमोनिया NH3। अब देखेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण। इसमें सबसे पहले अम्ल है। अम्ल देखिए, अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द एसियर से हुई है। एसियर का अर्थ होता है खट्टा। प्रबलता H आयन की संख्या पर ये निर्भर करता है कि कितना प्रबल होगा। इसका pH मान जो होता है 7 से कम होता है। प्राकृतिक स्रोत क्या है? दही है, नींबू है, नींबू का रस, सिरका है, ये सभी प्राकृतिक स्रोत। क्षार बेस जिसे कहते हैं, ये क्षारक जो होता है स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन की भांति लगने वाले पदार्थ होते हैं क्षारक। क्षार क्या है? जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। तो जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं। नोट, सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ठीक है। प्रबलता OH- आयनों की संख्या पर ये निर्भर करता है। तो अम्ल हाइड्रोजन के उस पर निर्भर करता है और क्षार जो है OH- पे निर्भर करता है। ठीक है, की संख्या पर। pH मान इसका 7 से अधिक होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए साबुन है, चूने का पानी है, ये सभी क्षार होता है। अब देखिए एसिड। एसिड और बेस में देखते हैं तो एसिड में जो प्रबल अम्ल होता है वो ये है HCl H2SO4 HNO3 है, और दुर्बल अम्ल जो होता है CH3 COOH H2CO3, ये दुर्बल अम्ल है। बेस में प्रबल अम्ल जो होता है ये है NaOH KOH और CaOH का हॉल्ट्राइड, और दुर्बल क्षार में NH4OH होता है। तो ये दुर्बल क्षार था। अब हम लोग लिटमस के बारे में जानते हैं। लिटमस एसिड और बेस के आधार पे देखेंगे तो एसिड को, तो जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को टर्न रेड में बदल देता है। ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है और जो बेस है रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है, उल्टा होता है। विशेषता क्या है? प्राकृतिक सूचक या रंजक में इसकी विशेषता है परिवर्तन। नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है अम्ल के द्वारा, और लाल लिटमस पेपर जो होता है वो नीला हो जाता है क्षार के द्वारा। रंग कैसा होता है? आश्रित जल में माव नीलसोन के जैसा, अम्लीय विलयन में लाल होता है और क्षारीय विलयन में नीला होता है। स्रोत क्या है इसका? लाइकेन शैवाल है। विलयन एवं कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध ये होता है। उदासीन विलयन होता है। ऐसे विलयन, उदासीन विलयन क्या है? ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं वो उदासीन विलयन कहलाते हैं। ठीक है। अब अम्लीय प्राकृतिक स्रोत देखते हैं। अम्ल और स्रोत। एसिटिक अम्ल स्रोत क्या है? सिरका। फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के जो जितने भी साइट्रस फैमिली के फल होते हैं वे। लैक्टिक अम्ल दही। ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक, टमाटर। स्कॉर्बिक अम्ल आंवला, साइट्रस फल। टार्टरिक अम्ल जो होता है इमली, अंगूर व कच्चे आम में। क्षारीय स्रोत देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की का कांच साफ करने हेतु प्रयुक्त मार्जक में। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में होता है। अब देखते हैं अम्ल क्षार सूचक। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अम्ल के साथ जब रंग में परिवर्तन और इसमें क्षार के साथ रंग में परिवर्तन। नीला लिटमस विलयन जो होता है लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है और ये रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब लाल लिटमस विलयन जो होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये नीले रंग में परिवर्तन हो जाता है। हल्दी
अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि क्षार के साथ लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है और क्षार के साथ पीले रंग में परिवर्तन हो जाता है। फिनोप्लेथिलीन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और ये गुलाबी रंग में परिवर्तन हो जाता है क्षार के साथ। ठीक है, अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो परिभाषा है इसका, किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनी अभिक्रिया होती है। और रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल प्लस क्षार जब मिलाते हैं तो हमें लवण जल उष्मा निकलता है। ठीक है, और उत्पाद क्या बनता है? लवण जल उष्मा, ये उत्पाद बन जाता है। लवण के प्रकार है उदासीन लवण, ठीक है, और ये प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार होता है। इसका पीएच मान 7 होता है। उदाहरण देख लीजिए, NaCl, CaSO4, ये उदासीन लवण है। अम्लीय लवण में क्या होता है? प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। उदाहरण के रूप में NH4Cl है, NH4NO3। क्षारीय लवण में क्या होता है? प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण है CaCO3, CH3COONA। अब आगे महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है NaCl। एंटासिड होते हैं, भस्म होते हैं। एक्वा रेजिया बनता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड रहता है। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। नीला थोथा रासायनिक रूप है किसका? CuSO4 5H2O का। हाइड्रोकार्बन के बारे में अब देखते हैं। इसकी विशेषता क्या है? कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होता है। इसका मुख्य स्रोत है कोल तथा पेट्रोलियम। ये प्रकार देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, और भी होते हैं हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो इनको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ये एकल कार्बन इसमें होता है। कार्बन आबंध जो होता है एकल होता है। उदाहरण जैसे एल्केन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बहुल कार्बन होते हैं। जो कार्बन आबंध होते हैं बहुल होते हैं। उदाहरण क्या है? एल्कीन तथा एल्काइन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संवृत श्रृंखला या वलय होता है। उदाहरण है साइक्लोएल्केन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विशिष्ट गंध वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसका उदाहरण है बेंजीन, टोलुइन और नैप्थलीन, ये सभी। इसका उपयोग बहुलकों का निर्माण करने में, पेंट में विलायक के रूप में, रंजकों का निर्माण करने में, औषधियों का निर्माण करने में भी किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग एल्केन पे आते हैं। एल्केन क्या है? परिभाषा है इसकी, कार्बन कार्बन, ये जो एकल आबंध युक्त बंध होते हैं, कार्बन कार्बन का एकल आबद्ध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। इसमें एकल कार्बन के एकल बंध होते हैं। ठीक है, इसको एल्केन कहते हैं। और इसका सरलतम एल्केन कौन सा है? CH4 मीथेन है। अन्य नाम इसका क्या है? पैराफिन। ठीक है, पैरम मतलब कम होता है, अफिन मतलब क्रियाशील होता है। इसका गुण धर्म क्या है? ये अध्रुवीय यौगिक है। दुर्बल वांडर वाल्स बॉल से आबद्ध होता है। भौतिक अवस्था, इसमें C1 से लेकर C4 तक जो होता है गैस होता है और C5 से लेकर C17 तक द्रव होता है और C18 से जो ऊपर होता है उससे अधिक जो होता है वो ठोस में होता है। तो ये इसकी भौतिक अवस्था थी। अम्ल, क्षारक, ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थों के प्रति एल्केन समानतः निष्क्रिय होता है। तो इन सभी के प्रति एल्केन जो होता है निष्क्रिय होता है। अब एथिलीन के बारे में देखिए, एथिलीन का रासायनिक सूत्र C2H4 होता है। C2H4 है, ठीक है, और इसका संश्लेषण कैसे हो? C2H5OH जो एथिल एल्कोहल होता है, जब उस पर H2SO4 और 170 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसमें C2H4 प्लस H2O हमें मिलता है। ठीक है, गुण क्या है इसका? ये रंगहीन होता है, मीठी गंध वाली होती है, जल में अल्प विलय होता है और सूंघने पर बेहोशी आ जाता है। इसका अणुभार 28 है, क्वथनांक है 105 डिग्री सेल्सियस। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? फलों को कृत्रिम विधि से पकाने हेतु, निश्चेतक के रूप में, पॉलीथीन निर्माण हेतु, मस्टर्ड गैस के निर्माण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एल्कीन देखते हैं। एल्कीन क्या है?
इसकी परिभाषा एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन युग्मबद्ध जो होता है उपस्थित होता है, ये इसका सूत्र है। ठीक है, तो एल्कीन का है। अन्य नाम इसको ओलिफिन भी कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। सरलतम एल्कीन C2H4 होता है। प्रमुख एल्कीन कौन सा है? C2H4 एथिलीन और C3H6 जो है प्रोपिलीन होता है, इसका प्रमुख एल्कीन होता है। अब एल्काइन देखेंगे। एल्काइन जो होता है एल्फैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन त्रिक बंध होता है। ये देखिए 3 बंध है ना कार्बन का, ये त्रिक बंध होता है, ये एल्काइन कहलाता है। अन्य नाम इसका एसिटिलीन है। सामान्य सूत्र होता है इसका CnH2n-2। सरलतम एल्काइन जो होता है एथाइन होता है C2H2। ठीक है, अब हम लोग एसिटिलीन देखेंगे। एसिटिलीन का संश्लेषण कैसे होता है? ये CaCO, फिर से देख लीजिए, CaC2 को प्लस H2O, ये समीकरण है, तो इससे हम लोग को एसिटिलीन प्राप्त होता है। इसका गुण क्या है? ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, जल में अल्प विलय होता है, वायु से हल्का होता है। इसके संपीड़ित एसिटिलीन से भयंकर विस्फोट होता है। उपयोग है इसका कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैस के रूप में। ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में धातुओं के वेल्डिंग व उन्हें काटने में प्रयोग किया जाता है। बेंजीन देखिए, बेंजीन को खोज किसने करा था? माइकल फैराडे ने 1825 में। नामकरण इसका मिट सरले 1834 ईस्वी में किया था। अनुसूत्र इसका है C6H6। बेंजीन की संरचना की खोज किया था फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले द्वारा 1825 में। वाणिज्यिक स्रोत क्या है इसका? कोल तार है, कोल तार। रासायनिक प्रकार है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संरचना ऐसी होती है, C6 बेंजीन की संरचना ये है। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है वो मस्टर्ड गैस है, C4H8Cl2S है। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त गैस है ब्यूटेन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त की जाती है मीथेन के अपघटन से। अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त रसायन पाइसिन है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, सिग्मा का 12 होता है और पाई का 3 होता है, 3। अब देखते हैं एल्कोहल। इसकी परिभाषा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोऑक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के जो हाइड्रोऑक्सी व्युत्पन्न होते हैं वो एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहलों के सूत्र और उसके नाम देख लीजिए। CH3OH मेथिल एल्कोहल का नाम है। एथिल एल्कोहल का नाम है CH3CH2OH। एन प्रोपिल एल्कोहल CH3CH2CH2OH है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल जो है CH3 का होल ट्वाइस CHOH होता है। उसी तरह CH3CH2 का होल ट्वाइस CH2OH एन ब्यूटिल एल्कोहल होता है और CH3 का होल ट्वाइस CH2OH ये क्या होता है? आइसोब्यूटिल एल्कोहल होता है। CH3CH2CHOH का OH और उसके बाद CH3 है, एस ब्यूटिल एल्कोहल होता है। CH3 का होल 3 और COH टी ब्यूटिल एल्कोहल होता है। CH3CH2 का होल 3 ये CH2OH एन पेंटिल एल्कोहल या इसे एमिल एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब एथिल एल्कोहल का जानते हैं। एथिल एल्कोहल का अन्य नाम एथेनॉल होता है और ये परिशुद्ध एल्कोहल होता है। 100% इसमें एथिल एल्कोहल होता है। ये पावर एल्कोहल पेट्रोल प्लस बेंजीन प्लस एथिल एल्कोहल होता है। स्पिरिट ऑफ वाइन सभी प्रकार की शराबों का ये प्रमुख अव्यय होता है। ग्रेन एल्कोहल होता है, स्टार्च युक्त पदार्थों से ये निर्मित होता है। उसके गुण क्या हैं? रंगहीन, ज्वलनशील, तीखा स्वाद व तेज गंध होता है इसमें। उदासीन यौगिक है ये और कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहोलेट का निर्माण करता है। इसका उपयोग करते हैं मेथिल युक्त स्पिरिट का निर्माण करने में। पेंट, वार्निश, गोंद, सल्फर व आयोडीन का विलायक है विलायक करने में और क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ईथर व एथिलीन का निर्माण करने में। औषधिया, टिंचर, परफ्यूम व वार्निश का निर्माण करने में। अंतर्दहन इंजनों के ईंधन में इसका उपयोग करते हैं। कार रेडिएटरों में एंटीफ्रीज के रूप में
करते हैं, स्प्रिट लैंप व एल्कोहल थर्मामीटर के रूप में करते हैं। मेथिल एल्कोहल देखते हैं, इसका सूत्र होता है CH3OH, अन्य नाम इसका मेथेनॉल है, कार्बिनॉल है, कास्टक स्प्रिच है और कास्टक नेप्थ्या भी इसका नाम है। विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सैलिसिलेट एवं अन्य सुगंधित तेलों में एस्टरों के रूप में ये प्राप्त होता है। इसका गुण है रंगहीन है, ज्वलनशील होता है, अत्यंत विषैला होता है, विस्फोटक प्रकृति का होता है। उपयोग करते हैं पेंट, वार्निश, चमड़ा आदि के घोलने हेतु विलायक के रूप में, पेट्रोल के साथ मिश्रित कर ईंधन के रूप में, रंजकों, परफ्यूमों एवं औषधियों के निर्माण में, पीने योग्य एथिल एल्कोहल के विकृतीकरण में करते हैं। रेडिएटर हेतु एंटीफ्रीज के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो रसायन है वो कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है, NaCO3। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है, NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 होता है, CaOCl2। अब हम लोग बहुलक देखेंगे, पॉलीमर। तो बहुलक की जो निर्माण प्रक्रिया है, इसका निर्माण बहुलकीकरण के द्वारा होता है, जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अनुभार का बृहद अणु बनाते हैं। ये बहुलक ऐसे बनता है। और बहुलकों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त होता है। उदाहरण है सेलुलोज स्टार्च, जो रबर होता है वो प्राकृतिक बहुलक होता है। अर्ध संश्लेषित बहुलक सेलुलोज से उत्पन्न होता है, इसका उदाहरण है सेलुलोज एसीटेट, रेयन और सेलुलोज नाइट्रेट। और जो संश्लेषित बहुलक होता है मानव निर्मित होता है, उदाहरण है पॉलीथीन, ब्यूना, एस और नायलॉन, ये हैं। ठीक है। उपयोग क्या करते हैं इसका उपयोग प्लास्टिक उद्योग में प्रत्यास्थ बहुलकों का निर्माण करने में, रेशों का निर्माण करने में, पेंट एवं वार्निश उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अब पॉलीएथिलीन देखते हैं, इसका अन्य नाम पॉलीथीन है। संरचना, एथिलीन का उच्च बहुलक होता है, इसका गुण क्या है? ताप सुनम्य प्लास्टिक होता है और ये विद्युत कुचालक है, नम्य है, जल प्रतिरोधी होता है। उपयोग इसका पैकिंग के लिए हेतु और जल से बचाव हेतु, फिल्म और सीट के निर्माण हेतु किया जाता है। टेफ्लॉन देखते हैं, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। संरचना क्या है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का उच्च बहुलक इसका संरचना में है। गुण क्या है? रासायनिक रूप से ये निष्क्रिय होता है, उष्मा प्रतिरोधी होता है, इसका गलनांक 330 डिग्री सेल्सियस होता है। उपयोग क्या है? इंसुलेटिंग पदार्थों के निर्माण में, सांद्र अम्लों को भरने हेतु, केन बनाने में, उष्मा व रासायनिक पदार्थों के प्रति अस्थायी वस्तुओं यथा गैस्केट व सील आदि बनाने में इसका किया जाता है। कुकिंग बर्तनों पर लेपन के लिए भी किया जाता है इसका उपयोग। अब हम लोग देखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। ठीक है। लोकप्रिय नाम इसका क्या है? PVC। संरचना है विनाइल क्लोराइड का उच्च बहुलक होता है, इसका सूत्र है C2H3Cl का होल N। गुण क्या है? विद्युत कुचालक, जल व नमी प्रतिरोधी होता है। उपयोग होता है पाइप बनाने में, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, हैंडबैग, रेनकोट, अन्य जल प्रतिरोधी वस्तुओं बनाने में इसका उपयोग करते हैं। नियोप्रीन देखते हैं, नियोप्रीन का अन्य नाम है पॉलीक्लोरोप्रीन। संरचना है क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक होता है, इसका सूत्र होता है ये CH2CCl CH2 का होल N है। विशेषता है एक प्रकार का एक कृत्रिम रबर होता है और उपयोग पाइप एवं बेल्ट बनाने में किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल देखते हैं, इसका परिभाषा है कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिल समूह होता है, ये इसका संरचना है। क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, कार्बोक्सिल अम्ल कहलाते हैं। प्रकार कैसा है? मोनोकार्बोक्सिल, डाई कार्बोक्सिल, जिसमें मोनोकार्बोक्सिल जो है ये एक कार्बोक्सिल समूह होता है, उदाहरण इसका है एसिटिक अम्ल।
डाई कार्बोक्सिल जो होता है ये 2 कार्बोक्सिल समूह का होता है, उदाहरण है सक्सिनिक अम्ल। और तीसरा है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 3 कार्बोक्सिल समूह में होता है। और इसका जो ये सूत्र है CH2 का होल ट्वाइस CO2H का होल ट्वाइस। उदाहरण है साइट्रिक अम्ल HOC और CH2CO2H का होल ट्वाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं संतृप्त मोनोकार्बोनिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सूत्र और नाम। ठीक है, HCOH जो होता है HCOOH है, फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है ये, और इसका नाम IUPAC नाम क्या है, मिथेनोइक अम्ल होता है। CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है और इसका IUPAC जो नाम है एथेनोइक अम्ल होता है। उसी तरह CH3CH2COOH प्रोपियोनिक अम्ल होता है, इसका नाम होता है प्रोपेनोइक अम्ल। CH3CH2CH2COOH ब्यूटरिक अम्ल होता है और ये ब्यूटेनोइक अम्ल होता है। CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH ये आइसोब्यूटेरिक अम्ल होता है, इसका नाम है 2 मेथिल प्रोपोनोइक अम्ल। टेक्निकल वर्ड है थोड़ा, कोई बात नहीं, आप इसको कई बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। और जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक बहुलक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है, पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ जैकेट में बनाने में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ कौन सा है, पॉलीएमाइड होता है। ब्रांड नेम क्या है, केवलर एवं लेक्सान बहुलक होता है, इसका बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगता जाता है टेफ्लॉन का। रेशम तंतुओं में पाया जाता है फाइब्रोइन पाया जाता है। बेकेलाइट के संगठक है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल देखते हैं। अब इसका अन्य नाम वसीय अम्ल है, वसीयम। इन्हें वसीय अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि इस श्रेणी के उच्च सदस्य जैसे पामिटिक अम्ल आदि सर्वप्रथम वसा से ही प्राप्त किए गए थे, इसीलिए। सरलतम जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है ये फॉर्मिक अम्ल होता है। नीले लिटमस पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो नीले रंग का लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है। इसका भौतिक गुण क्या है, इस श्रेणी के प्रथम 3 फॉर्मिक एसिड प्रोपिनोइक एसिड अम्ल जो है तीखी गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं। ब्यूटरिक अम्ल से नोनैनोइक अम्ल तक के वसीय अम्ल दुर्गंधित मक्खन जैसी गंध वाले तैलीय द्रव होते हैं। और डेकेनोइक अम्ल से उच्च सदस्य गंधहीन ठोस हैं। फॉर्मिक अम्ल देखते हैं, इसका अन्य नाम मिथेनोइक अम्ल है। सूत्र है CH2O2। प्राकृतिक स्रोत क्या है, लाल चींटियों, मधुमक्खी एवं बर्रे के डंक में पाया जाता है। नामकरण का कारण सबसे पहले चींटियों से, लैटिन नाम इसका है फॉर्मिका, आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था। भौतिक गुण है इसका, तीखी गंध होती है, रंगहीन द्रव होता है, गलनांक 8.4 डिग्री सेल्सियस होता है, क्वथनांक 100.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये संक्षारक द्रव होता है, जल, एल्कोहल एवं ईथर में पूर्ण रूप से ये मिश्रणीय होता है। अब परीक्षा इसको देखते हैं। मांसपेशियों में एकत्रित होकर थकान लाने वाला अम्ल है लैक्टिक अम्ल। मक्खन होता है, ब्यूटायरिक अम्ल होता है मक्खन। अब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल देखते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक समूह इसमें होता है, COOH होता है। सरलतम कौन सा है, ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसका अन्य नाम है मैलोनिक अम्ल और सक्सिनिक अम्ल। एसेटिक अम्ल देखते हैं, अब अन्य नाम इसका क्या है, एथेनोइक अम्ल। सूत्र क्या है इसका, CH3COOH। प्राकृतिक स्रोत है सिरका, वनस्पतियों के सुगंधित तेल। गुण क्या है, तीखी गंध, रंगहीन द्रव, क्वथनांक जो होता है 118 डिग्री सेल्सियस होता है और ये संक्षारक द्रव होता है। इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि यह ठंडा करने पर बर्फ की तरह जम जाता है। अब हम लोग कुछ तथ्य देखते हैं। केले में मिलने वाला जो अम्ल होता है टार्टेरिक अम्ल होता है। सेव में प्राप्त होता है मौलिक अम्ल होता है। शीतल पेय में प्रयुक्त अम्ल होता है कार्बोनिक अम्ल होता है। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ पे अब हम आते हैं। विस्फोटक क्या है, तो ऐसे पदार्थ जो ताप, घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर
प्रकाश, ध्वनि तथा अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट करते हैं। ये विस्फोटक पदार्थ होते हैं। गुण क्या है इसका? वाष्पशील नहीं होते हैं, आर्द्रताग्राही न हो और सस्ता एवं स्थायी होता है, तीव्र विघटनकारी ये होता है। देखेंगे ट्राई नाइट्रो टॉल्यून TNT, इसका ये फिगर होता है, संरचना है। संश्लेषण, तो टॉल्यूइन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा इसका संश्लेषण होता है। इसका गुण हल्का पीला रंग होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, उच्च कोटि का विस्फोटक होता है। उपयोग क्या है? बम व टारपीडो का निर्माण करने में अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलकर एमेटॉल नामक विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अब ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन के बारे में देखते हैं। इसका अन्य नाम है नोबल तेल। ठीक है, नोबल तेल। संश्लेषण होता है ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा। ये ग्लिसरीन है, इस पे सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा जब अभिक्रिया करते हैं तो ये TNG प्राप्त होता है। गुण है रंगहीन होता है, तैलीय द्रव होता है। इसका उपयोग महत्वपूर्ण विस्फोटक के रूप में डायनामाइट का निर्माण में होता है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल की संरचना ये है, देख लीजिए। अन्य नाम इसका पिक्रिक अम्ल होता है। संश्लेषण इसका फिनॉल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा होता है। इसका गुण क्या है? हल्का पीला रंग होता है, क्रिस्टलीय ये ठोस होता है। उपयोग इसका होता है प्रचंड विस्फोटक में। खोजकर्ता इसके अल्फ्रेड नोबेल थे। डायनामाइट, डायनामाइट इस तरह का होता है, देख लीजिए। संश्लेषण कैसे होता है? परंपरागत विधि जो है, लकड़ी के बुरादे में नाइट्रो ग्लिसरीन को अवशोषित कराकर प्राप्त किया जाता था। ये परंपरागत विधि है। खोजकर्ता इसके अल्फ्रेड नोबेल थे, 1863 में खोजे थे। आधुनिक विधि में क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रोट का प्रयोग इसमें करते हैं। उपयोग कुएं खोदने में, सड़क बनाने में, चट्टानों को तोड़ने हेतु विस्फोट में इसका उपयोग किया जाता है। अब ब्लास्टिक जिलेटिन है, ब्लास्टिक जिलेटिन है। इसका संश्लेषण 7% नाइट्रोसेलुलोज व 93% नाइट्रोग्लिसरीन का निर्माण से होता है। प्रयोग है खान खोदने और सुरंग बनाने में इसका प्रयोग होता है। RDX जानते हैं आप लोग, रासायनिक नाम इसका साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन होता है। साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन होता है। खोज करता है इसके हेस हेनिंग है, 1899 में इसकी खोज हुई थी। अन्य नाम है साइक्लोनाइट, USA। हेक्सोजन जर्मनी में कहा जाता है, T4 इटली में और C4 भी नाम है। साइक्लोनाइट USA में भी कहा जाता है। प्रवर्धन कैसे होता है? तो ये पॉलीब्यूटाइन एक्रिलिक अम्ल एवं पॉलीयूरेशन जैसे प्लास्टिक पदार्थों के साथ इसका प्रवर्धन होता है। RDX मिलाकर प्लास्टिक बॉडेड विस्फोटों का निर्माण किया जाता है। तापमान व आग फैलने की गति को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। विस्फोटक ऊष्मा इसकी 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। अब देखते हैं गन कॉटन क्या होता है। इसका संश्लेषण रुई या लकड़ी के रेशों पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा होता है। खोजकर्ता इसके हैं CF सायन बिन 1846 में खोजा गया था। इसका प्रकार है महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ। ईंधन के दहन से उत्पन्न गैस से, देख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ईंधन के अपूर्ण दहन से ये उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु की उपस्थिति में जब ईंधन का दहन करते हैं तब होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड कोयले और डीजल का दहन करने से उत्पन्न होता है। ईंधन देख लीजिए, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, केरोसिन है, प्रोपेन, ये सब ईंधन है। परिभाषा क्या है? घरेलू एवं औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल एवं मिट्टी का तेल आदि। अच्छे ईंधन के क्या गुण है? ये सहज उपलब्ध होता है, सस्ती कीमत होती है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पत्ति देता है और जलने के बाद अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। ये अच्छे ईंधन की है। ईंधन दक्षता इसकी क्या? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को ईंधन दक्षता या ऊष्मीय मान कहा जाता है। ऊष्मीय मान का मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, आगे अब देखते हैं विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान। देखिए तो गोबर के उपले 6000 से 8000 kg पर किलोग्राम होता है। लकड़ी का 17000 से 22000
कोयला का 25,000 से 33,000, पेट्रोल का 45,000 होता है, मिट्टी के तेल का 45,000, डीजल का 45,000, मीथेन का भी 50,000, सीएनजी का 50,000, एलपीजी का 55,000, जैव गैस का 35,000 से 40,000, हाइड्रोजन का 1,50,000 होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे जीवाश्म ईंधन। इसकी परिभाषा क्या है? जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से प्राप्त होने वाले कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस होता है। कोयला के बारे में देखते हैं। इसकी संरचना कार्बन से होती है। कार्बनीकरण, जब मृत वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयला में परिवर्तन हो जाता है। अन्य नाम इसका काला सोना है। उप उत्पाद क्या होता है? कोक और कोलतार बनता है। कोक क्या है? कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है ये। इसका गुण है कठोर होता है, सरंध्र होता है और काला पदार्थ होता है। इसका उपयोग करते हैं इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, धातुओं के निष्कर्षण में। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। अब हम लोग कोल तार देखेंगे। कोल तार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। गुण क्या है? अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। उपयोग होता है इसका संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि में, विस्फोटक में, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री एवं छत निर्माण सामग्री आदि का निर्माण करने में इसका उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम देखते हैं। पेट्रोलियम का अन्य नाम होता है पारंपरिक तेल या हल्का तेल। स्रोत क्या है? समुद्र की तली या भूमि पर भूपर्पटी की गहराई में। पेट्रोलियम के घटक हैं गैस, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल तेल, नेफ्ता, ग्रीस, मोम, एस्फाल्ट। ये सभी पेट्रोलियम के घटक हैं। उपयोग कहाँ? ईंधन के रूप में, पीड़कनाशकों, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशों, पेंट एवं औषधियों के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कोयला गैस क्या होता है? कोल गैस संश्लेषण प्रक्रिया है इसका। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय इसको निर्मित किया जाता है। इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। कोयले के प्रकार देखिए। पिट कोयला, ये निम्न श्रेणी का कोयला होता है और इसमें जल की मात्रा अधिक होती है। लिग्नाइट कोयला, ये भूरा कोयला होता है और सबसे कम ऊष्मा देता है। सब बिटुमिनस कोयला, इसमें बिटुमिनस जो होता है सॉफ्ट कोयला होता है और एंथ्रासाइट कठोर कोयला होता है और सर्वाधिक ऊष्मा ये देता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला। प्राकृतिक गैस देखिए। नेचुरल गैस, गैसीय हाइड्रोकार्बन एवं अन्य गैसों का ये मिश्रण होता है। इसका स्रोत है पेट्रोलियम के तेलकूप व प्राकृतिक दरारें। प्रमुख घटक इसमें मीथेन होता है 45 से 85% और एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है। उपयोग होता है इसका ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, गैसोलीन एवं कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। एलपीजी में प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को पृथक कर उच्च दाब पर द्रवित मिश्रण होता है एलपीजी। खाद्य संरक्षण, पोषण व औषधियाँ देखते हैं। खाद्य संरक्षण, ये सब फ्रीजिंग करना, साल्टिंग, पिकलिंग, ये सभी जो है फूड प्रिजर्वेशन मेथड है। ड्राइंग, एडिशन ऑफ शुगर, ये सभी फूड को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। खाद्य संरक्षण, इसकी परिभाषा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी समय अवधि के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान किया जाना। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत हैं सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना, सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को रोकना या उसमें विलंब उत्पन्न करना, एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना। खाद्य परिरक्षक होते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने में सहायक रसायन होते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, C7H5NaO2 इसका फॉर्मूला होता है। पोटेशियम मेटाबाइल सल्फर, ये होते हैं। औषधियाँ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान एवं दर्द निवारण आदि में किया जाता है, औषधियाँ कहलाती हैं। ज्वारनाशक, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च ज्वर में ताप कम करने के लिए किया जाता है, जैसे एस्प्रिन, ये एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल होता है। पैरासीटामोल, फिन एसिटिन, ये सभी होते हैं दर्दनाशक। अब दर्दनाशक देखते हैं। ऐसी औषधियाँ जो मानसिक उलझन या अन्य तंत्रिकीय कुप्रभाव के दर्द को कम करती है। इसका प्रकार होता है अनिद्राकारी दर्दनाशक, एक होता है, उदाहरण है इसमें एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है और निद्राकारी पीड़ाहारी, ये ऐसी औषधियाँ जो निद्रा उत्पन्न करती हैं। उदाहरण है अफीम उत्पाद जैसे मार्फिन, कोकीन, हेरोइन, ये सभी होते हैं। प्रतिरोधी क्या होता है? ऐसे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, जैसे मर्क्यूरोक्रोम, बोरिक अम्ल, ये सभी हैं। आयोडोफॉर्म
पोटेशियम परमैंगनेट, ये सभी हैं। बीज संक्रामक क्या होता है? ऐसे रसायन जो जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं। इनका उपयोग उपकरणों, बर्तनों, फर्श व सैनिटरी फिटिंग आदि के बीज संक्रमण हेतु किया जाता है। उदाहरण है फिनॉल, मेथिल फिनॉल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी हैं। प्रशांतक क्या होता है? मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में सहायक रसायन को कहते हैं। उदाहरण है रेजर पाइन, ये स्रोत है इसका राउ उल्फिया सर्पेंटाइना नामक पौधा, और ये बारबी ट्यूरिक अम्ल से उत्पन्न ल्यूमिनल व सेकोनल आदि, ये सभी हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जिसको हम लोग कहते हैं, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों की जीवन क्रियाओं को बाधित करते हैं तथा उन्हें नष्ट करते हैं, तो ये प्रतिजैविक कहलाते हैं। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन 1929 में खोजा गया था। खोजकर्ता इसके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। स्रोत क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम से खोजा था। पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन 1928 में आया था। बेहोशी कारक एनेस्थीसिया जिसको कहते हैं, तो ये ऐसी औषधियाँ होती हैं जो सभी प्रकार के कोशिकाओं के जैव कार्यों के प्रति अचेतना उत्पन्न करती हैं। उदाहरण है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब प्रमुख खाद्य परिरक्षक देखते हैं, तो इसमें कौन कौन है? एपोक्साइड है, ये शुष्क फल व मसालों का परिरक्षण करता है। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, इसका उपयोग सॉस, जैम व अचारों का परिरक्षण करने में किया जाता है। सॉर्बिक अम्ल जो है ये और उसके लवण ईस्ट तथा फफूंदी की वृद्धि को रोकने में हेतु किया जाता है। और सोडियम बेंजोएट जो होता है ये मृद पेयों तथा अम्लीय भोजन का परिरक्षण करने में। उर्वरक फर्टिलाइजर क्या होता है? पौधों की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मिट्टी में डाले गए पोषक तत्व को उर्वरक कहते हैं। इसका अन्य नाम होता है अकार्बनिक खाद। प्रकार क्या है इसके? नाइट्रोजनी उर्वरक होता है, फास्फेटी उर्वरक होता है, पोटेशियम उर्वरक होता है। उर्वरक और खाद में अंतर देख लीजिए। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेषण के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एनपीके प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब देखिए नाइट्रोजनी उर्वरक, अमोनिया युक्त उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, अमोनिया नाइट्रेट उर्वरक एवं एमाइड युक्त उर्वरक नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं। भारत में सर्वाधिक उत्पादित नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया है। नाइट्रोजनी उर्वरक में नाइट्रोजन का परसेंट दिया हुआ है। अमोनियम सल्फेट में 21% होता है, अमोनियम क्लोराइड में 25% होता है। नाइट्रोजन की बात हो रही है। अमोनियम नाइट्रेट में 35% नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम नाइट्रेट में 17% होता है, सोडियम नाइट्रेट में 16% होता है और कैल्शियम साइनामाइड में 21% होता है, यूरिया में 46% होता है नाइट्रोजन। फास्फेटी उर्वरक में कौन कौन आते हैं? मोनोफास्फेट, डाईफास्फेट, ट्राईफास्फेट, पॉलीफास्फेट उर्वरक आते हैं। इसका स्रोत है हड्डी का चूरा, बेसिक स्लैग व चूर्णित रॉक फास्फेट। फास्फेटी उर्वरकों में फास्फोट कितना होता है? सुपर फास्फेट में 16 से 47%, एमोफास में 48% फास्फोरस होता है, बेसिक स्लैग में 15 से 25% फास्फोरस होता है, हड्डी का चूरा में 20 से 35%, रॉक फास्फेट में 25 से 30% होता है, कैल्शियम फास्फेट में 50% होता है, मेटा फास्फेट में 64% होता है। पोटेशियम उर्वरक, इसमें मुख्य क्या है? कैनिट एवं म्यूरिएट ऑफ पोटास। उर्वरक की आवश्यकता कम होती है। प्यूरिएट ऑफ पोटास पोटेशियम क्लोराइड का ये व्यापारिक नाम है। पोटेशियम उर्वरक में पोटास देखते हैं। पोटेशियम क्लोराइड में 48 से 60%, पोटेशियम सल्फेट में 48 से 50%, कैनिट में 12 से 16%, पोटेशियम नाइट्रेट में 44%, लकड़ी की राख में 3 से 7%, तंबाकू के डंठल में 4 से 9% होता है। अब विविध, आइए देखते हैं विविध दिवस एवं तिथि दी हुई है, इसको देख लेते हैं। 31 जनवरी को कुष्ठ निवारण तिथि दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस, 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस, 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस,
16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 18 नवंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाते हैं। अब हम लोग स्थल और संबंध संस्थान देखेंगे। शिमला, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। पहला डायनोसोरियम जो है हैदराबाद में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कलकत्ता में है। ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान ये देहरादून में है। उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग भोपाल में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान ये देहरादून में है। नेक्स्ट है स्पेस अप्लायंस सेंटर, ये अहमदाबाद में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA हैदराबाद में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बेंगलुरु में है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है। अब कानपुर में देखते हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी पल्स ये कानपुर में है। मोतीलाल नेहरू नेशनल टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। FAO का मुख्यालय रोम में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर जो IUAC जो है दिल्ली में है। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ये पुणे में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्री हरिकोटा में है। ठीक है। अब स्थल और उसकी विशेषता देखते हैं। वाराणसी, वाराणसी में केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान ये मुंबई में है। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक सेंटर जो है बेंगलुरु में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। साइंस सिटी कोलकाता को, हाईटेक सिटी हैदराबाद को और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। अब हम लोग इसमें थोड़ा विविध देख लेते हैं। एंथ्रासाइट क्या होता है? सर्वोत्कृष्ट कोयला होता है। लिग्नाइट जो होता है निकृष्ट कोयला होता है। ग्रेफाइट भारी मशीनों के लिए स्नेहक का कार्य करता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। भारी जल D2O जो होता है परमाणु संयंत्रों के में मंदक के रूप में यूज किया जाता है। SC उरे भारी जल की खोज किया था इन्होंने। वर्षा का पानी पानी का शुद्धतम रूप होता है। निर्लवणीकरण अशुद्ध जल से शुद्ध जल बनाते हैं की विधि है। क्लोरीन पानी को शुद्ध करने के लिए होता है। उत्क्रम प्रासरण समुद्र जल को शुद्ध करने में किया जाता है। फिटकिरी जो है स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा पानी को स्वच्छ करता है। निर्लवणीकरण, उत्क्रम प्रासरण और क्लोरीन फिटकरी ये सभी पानी को शुद्ध करते हैं। हीलियम प्लस ऑक्सीजन गोताखोर यूज करते हैं। अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस या निश्चेतक गैस होता है। जिनोन स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं जिनोन को। हीलियम वायुयान के टायरों में यूज करते हैं। हीलियम गुब्बारे में भी गैस का यूज करते हैं, गुब्बारे में भी। अमोनिया अश्रु गैस होता है। लुईस क्षार होता है, जल में आसानी से घुलनशील होता है। ब्रोमीन जो होता है पीड़ाहारी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। नीला तोता कॉपर सल्फेट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। कास्टिक सोडा NaOH के रूप में। वाशिंग सोडा Na2CO3 के इसका सूत्र होता है वाशिंग सोडा का Na2CO3 होता है। एप्सम साल्ट जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट होता है। देखिए वाशिंग सोडा का शायद मैंने उधर बोला था NaCO3 शायद, तो उसको सही कर लीजिएगा Na2CO3 होगा। ठीक है। बेकिंग साल्ट NaHCO3 होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है।
सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी प्लेट में करते हैं। मस्टर्ड गैस रासायनिक आयुध होता है। मेथेन छापे खाने की स्याही बनाने में प्रयुक्त होती है। इथेफॉन जो है कच्चे फलों को पकाने के लिए यूज होता है। ऑक्सीजन और सिटिलीन गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है। एथिल अल्कोहल शक्कर के किण्वन से निर्मित होता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ का बहुलक होता है। पेट्रोलियम के भंजक आसवन से। नायलॉन जो होता है कृत्रिम बहुलक होता है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। बुलेट प्रूफ में पॉलीकार्बोनेट और थर्मोप्लास्टिक होता है बुलेट प्रूफ में। लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में थकान का अनुभव और दूध के लिए जिम्मेदार होता है। एसेटिक अम्ल सिरका को कहते हैं। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। एसेटिक अम्ल सिरका में होता है। ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। कार्बोनिक अम्ल जो होता है शीतल पेय एवं सोडा वाटर में होता है। मैलिक अम्ल सेव में होता है, सेव में। और टार्टेरिक अम्ल अंगूर बेकिंग पाउडर के निर्माण में, अंगूर में होता है और बेकिंग पाउडर के निर्माण में इसका यूज करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी सोडियम थायोसाल्फेट और सिल्वर ब्रोमाइड में संबंधित है। मेथेन प्लस वायु जो होता है खानों में विस्फोट के लिए जिम्मेदार। RDX में साइक्लोनाइट हेक्सेजोन T4 होता है। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता की माप होती है। किण्वन जो है बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया होता है। ब्यूटेन जो होता है LPG का मुख्य आधार घटक होता है। मरकेप्टन जो है LPG का दुर्गंध, जो LPG में जो दुर्गंध के लिए डाला जाता है उसको मरकेप्टन कहते हैं। कोल गैस CH4 CO प्लस H2 होता है। वाटर गैस CO प्लस H2 होता है। CNG CH4 प्लस CO2 होता है। गैसोहोल एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल होता है। लेड टेट्रा एथिल कार के इंजन की एंटी नॉकिंग से संबंधित है। एथिलीन ग्लाइकोल ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम का कार्य करता है। फ्रेऑन घरेलू परिस्थितियों में प्रयुक्त होता है। एनिमल जो चारकोल होता है कच्ची चीनी को रंग विहीन करता है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है शांतिकारक औषधि होता है। एल्युमिनियम फास्फाइड कीटनाशक होता है और ये वनस्पति तेल साबुन बनाने में यूज होता है। अपमार्जक शोधन अभिकर्ता होता है। नाइट्रोजन गेहूं की उचित हरितिमा तथा उचित विकास के लिए। अमोनियम सल्फेट जो होता है मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। एमाइड यूरिया में नाइट्रोजन का रूप है और CO2 यूरिया उर्वरक के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। एलिथ्रीन जो होता है मच्छर पाइरेथ्रेम में का आता है। पोटेशियम साइनेट चूहे मारने का जहर इसको जिंक फास्फाइड और रोडेंटिसाइड के लिए यूज किया जाता है। एल्युमिनियम फास्फाइड कीटनाशक के रूप में। क्रूक्स काज जो होता है पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है और क्रूक्स कांच में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। जिंक ऑक्साइड यह सदपुष्प होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया रसायन विज्ञान। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।